रामपुर गांव का आसमान आज खामोश नहीं था। घने काले बादलों के बोझ से डूबा हुआ था। हर कुछ पलों में बिजली की तेज चमक होती और दूसरे ही पल पूरा गांव रोशन हो उठ रहा था। हवाओं में एक पागलपन था। वो इतनी तेज और गुस्सैल थी कि सदियों पुराने पेड़ों की डालियां भी टूटकर बिखर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद आज रामपुर को किसी आने वाली तबाही का इशारा दे रही हो। घर के अंदर रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी 11 साल की बेटी मीना घबरा कर बैठे थे। ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियाँ, दीवारें, सब कुछ हिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हवा का जोर बढ़ता ही जा रहा है। शायद हमें बाहर जाकर हालात देख लेने चाहिए। अगर सच में घर गिर गया तो अंदर रहना जानलेवा हो सकता है। माँ, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? दीवार क्यों हिल रही है? पापा, क्या हमारा घर सचमुच टूट जाएगा? अब हम लोगों का क्या होगा? नहीं बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बस तूफान का शोर है। हम बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों तेजी से दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नज़ारा और भी खौफनाक था। पेड़ इस तरह झूम रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा, धूल और पत्तों को किसी बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वो सब घर से बाहर निकले, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना मकान तेज हवा के झोंके में चरमराकर जमीन पर गिर गया। हे भगवान, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। शुक्र मनाओ ऊपर वाले का। पर अब सवाल ये है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं? रात भी गहरी हो चुकी है और ये तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। टूटा हुआ घर छोड़कर इस बार तीनों ने रास्ता नहीं, जिम्मेदारी और उम्मीद चुनी। रमेश ने माँ बेटी का हाथ पकड़ा और तूफान से लड़ते हुए गांव के पुराने स्टेशन की तरफ भाग निकले। जमीन कीचड़ से भरी थी। बारिश चेहरे पर छुरी की तरह चुभ रही थी, मगर उनके पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा, हवा बहुत ठंडी हो रही है। मेरी सांस भी रुक रही है। बेटी, अभी हम नहीं रुक सकते। स्टेशन बस थोड़ा ही दूर है। अगर ये ट्रेन छूट गई तो इतनी बारिश में अगली ट्रेन नहीं मिलेगी। रात का 1 बज चुका था। गांव का वो पुराना स्टेशन वैसे तो दिन में भी सुनसान रहता था, मगर आज इस तूफानी रात में वो किसी शमशान जैसा वीरान पड़ा था। अंधेरे में बस एक चीज जिंदा थी, प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी वो लाल बत्ती जो बारिश और हवा के बीच अजीब तरह से झिलमिला रही थी। प्लेटफॉर्म बिल्कुल वीरान था। किसी जिंदा इंसान का नामो निशान तक नहीं। यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर का कैबिन भी सूना पड़ा था। उसका कोई अता पता नहीं था। वो तीनों बारिश और ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन वो कंपन सिर्फ ठंडी की नहीं थी, बल्कि उस खौफ की भी थी जो उस सन्नाटे में छिपा हुआ था। क्या यहाँ सच में कोई ट्रेन आएगी या हम आज रात यहीं फंस कर रह जाएंगे? आखिरी गाड़ी का वक्त बस होने ही वाला है। हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। तभी तूफान के शोर को चीरते हुए दूर से एक लंबी सीटी की आवाज सुनाई दी। पापा, सुना आपने? ट्रेन की आवाज आई। ट्रेन आ रही है। और फिर उस घने अंधेरे को चीरते हुए एक पुरानी कोयले वाली रेलगाड़ी दिखाई दी। काला धुआं छोड़ती, पहिए से चिंगारियां बिखेरते हुए वो धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुक गई। मगर अजीब बात थी, उस गाड़ी के अंदर कोई यात्री नहीं था। सब डब्बे बिल्कुल खाली थे। बिना एक पल गंवाए रमेश, सुनीता और मीना जल्दी जल्दी रेलगाड़ी में चढ़ गए। पर अभी वो ठीक से चढ़े भी नहीं थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई। रुको बेटा, मुझे भी साथ ले चलो।
रमेश ने पलट कर देखा। धुएं और कोहरे के बीच कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक बुढ़ा खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें सफ़ेद और बेजान। उसके कपड़े ज़माने पुराने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान कई सालों से बस इसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हो। बेटा, साथ ले चलोगे? ये रात बहुत लंबी है और मुझे बस अगले स्टेशन तक ही जाना है। आओ बाबा, जल्दी आओ, ट्रेन छूट रही है। ट्रेन के रुकने का वक्त अब ख़त्म हो चुका था। वो बूढ़ा ट्रेन में चढ़ा और चुपचाप उनके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। ट्रेन ने चलना शुरू किया। तभी सुनीता ने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। उसकी सांसें अटक गईं। इतनी कीचड़ और बारिश होने के बावजूद वहां उस बूढ़े के पैरों का कोई भी निशान नहीं था। रमेश, मेरी तरफ देखिए, उसकी तरफ मत देखना। मैंने अभी खिड़की से बाहर देखा। क्या हुआ सुनीता, तुम इतना कांप क्यों रही हो? बाहर प्लेटफॉर्म पर इतना कीचड़ था, पर वहां इसके पैरों का एक भी निशान नहीं था। रमेश, ये कोई आम इंसान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता सुनीता, अंधेरे में तुम्हें बस वहम हुआ होगा। चुपचाप बैठो, बेकार की बातें मत करो, मीना डर जाएगी। तभी अचानक एक तेज झटके के साथ ट्रेन अगले स्टेशन पहुंचने से पहले ही रुक गई। पता चला कि इंजन में पानी घुस गया है। ड्राइवर और बाकी स्टाफ नीचे उतरे और जांच करने लगे। उन्होंने साफ कह दिया, इसको ठीक करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। बाहर बारिश तो थम गई थी, मगर आसमान अब भी घने अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। ट्रेन जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। बाहर घना अंधेरा था और सन्नाटा इतना गहरा कि झिंगुर की आवाज भी किसी की चीख जैसी लग रही थी। इंजन के कैबिन की लाइट टिमटिमा रही थी। रमेश ट्रेन के दरवाजे से इंजन के पास खड़े ड्राइवर को देखने की कोशिश कर रहा था, पर उस डरावनी रात में सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। पापा, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। बेटी, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? ड्राइवर और स्टाफ शायद इंजन के पास होंगे। मैं जाकर देखता हूँ अगर उनके पास पानी हो। नहीं रमेश, अकेले मत जाओ, ये जगह ठीक नहीं लग रही, और ये बुढ़े आदमी मुझे डरा रहा है। सुनीता, शांत रहो। इंजन बस 4-5 डब्बे आगे है। मैं बस पानी लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। मीना प्यासी है। रमेश ने सुनीता का हाथ छुड़ाया और नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, सूखे पत्तों की चर चर आवाज गूंजी। वो इंजन की तरफ बढ़ने लगा। तभी डब्बे के अंदर बैठे गिरधारी ने पहली बार अपनी गर्दन उठाई। उसकी सफेद आंखें सीधे सुनीता पर टिकी थीं। उससे मत जाने दो बहू, इस जंगल में वो है। कौन है बाहर? छलावा, जो आवाज अपनों की निकालता है पर होता मौत है। रमेश इंजन की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रमेश, रमेश बचाओ, मुझे खींच रहा है। रमेश! सुनीता, क्या हुआ? रमेश के होश उड़ गए। आवाज ट्रेन के डब्बे से नहीं, बल्कि जंगल की गहरी झाड़ियों से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई सुनीता को घसीट कर ले जा रहा है। सुनीता, मैं आ रहा हूं। रमेश ट्रेन की पटरी छोड़कर जंगल की तरफ भागा। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। वो भाग रहा था, कांटों से उलझ रहा था, पर आवाज लगातार आ रही थी। जल्दी आओ रमेश, ये मुझे मार डालेगा। मैं आ गया सुनीता, कहाँ हो तुम? इधर ट्रेन के डब्बे में
सुनीता खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे रमेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये वापस क्यों नहीं आए अब तक? वो वापस नहीं आएगा। उसने दूसरी सुनीता की आवाज सुन ली है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन दूसरी सुनीता? तभी जंगल में रमेश एक पेड़ के पास पहुंचा। वहां जमीन पर कोई बैठा था। साड़ी वही थी, बाल वही थे, सुनीता जैसी ही दिख रही थी। वो मुंह छुपाकर रो रही थी। सुनीता, तुम यहाँ कैसे आई? चलो ट्रेन में वापस चलो। रमेश ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उस औरत का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। वो धीरे से पलटी, पर वो सुनीता नहीं थी, वो कोई और थी। और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं और वो एक खौफनाक डायन में बदल गई। अब तुम फंस गए रमेश। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो छलावा था। उसने धोखे से रमेश को ट्रेन से दूर बुला लिया था। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से चीखना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उस डायन ने उसे दबोच लिया और वहीं एक ही झटके में मार डाला। वहीं ट्रेन में सुनीता को जंगल से रमेश की दर्दनाक चीख सुनाई दी। रमेश! कहा था ना, जो दिखता है वो होता नहीं। ट्रेन अचानक एक झटके से स्टार्ट हो गई। ट्रेन के पहिए घूमने लगे थे। छुप 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 की आवाज तेज होती जा रही थी। सुनीता पागलों की तरह दरवाजे पर चीख रही थी। रमेश! रोको! ट्रेन रोको! कोई चेन खींचो! पापा पीछे ले गए। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी। जंगल का अंधेरा पीछे छूट रहा था। सुनीता ने हिम्मत हारकर जमीन पर घुटने टेक दिए। लेकिन तभी अंधेरे से एक हाथ निकला और दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। रमेश, तुम हो? वो रमेश था। पसीने से तरबतर हांफता हुआ ट्रेन के साथ दौड़ रहा था। सुनीता, हाथ पकड़ो मेरा। सुनीता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रमेश का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर चलती ट्रेन के अंदर ले आई। रमेश धम से फर्श पर गिरा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। अब ठीक तो है ना? वो आवाज, वो चीख, क्या हुआ था वहां? कुछ नहीं, बस पैर फिसल गया था, मैं गिर गया था। वो आवाज जानवर की थी। मैं ठीक हूँ। पापा आ गए, ये। सुनीता ने राहत की सांस ली। उसने अपनी साड़ी से रमेश का पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन गिरधारी, वो बुढ़ा अभी भी अपनी सीट पर बैठा था और उसके चेहरे पर अब एक खौफनाक मुस्कान थी। बड़ी जल्दी आ गए बेटा, इतनी दूर जाकर। ट्रेन छूट रही थी काका, आना तो था ही। सुनीता को रमेश की आवाज में कुछ अजीब लगा। वो थोड़ी भारी थी, थोड़ी खोखली। तभी सुनीता की नजर रमेश के पैरों पर पड़ी। रमेश ने जो जूते पहने थे वो कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन जूतों का शेप अजीब था। एक सेकंड, रमेश के दाएं पैर का अंगूठा बाहर की तरफ क्यों है? सुनीता की धड़कन रुक गई। उसने ध्यान से देखा। रमेश के पैर उल्टे थे। वो रमेश नहीं था। जंगल में जो चीख सुनाई दी थी वो असली रमेश की आखिरी चीख थी। जो वापस आया था वो छलावा था। तुम रमेश नहीं हो। कौन हो तुम? डब्बे का माहौल एकदम से बदल गया। ट्रेन की लाइटें फ्लिकर होने लगी
और सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट जलने लगी। उस नकली रमेश का चेहरा पिघलने लगा। उसने अपना असली खौफनाक रूप ले लिया और जोर जोर से हंसने लगा। रमेश तो वहीं रह गया सुनीता, मैं तो बस तुम्हें लेने आया हूँ। बचाओ, पापा नहीं है ये। मीना डर के मारे सुनीता से चिपक गई। सुनीता ने मीना को अपनी गोद में छुपा लिया। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी, पर दरवाजा अब गायब हो चुका था। वहां सिर्फ दीवार थी। कहा था ना बहू, मुझे साथ ले चलो, पर तुम समझी नहीं। ये ट्रेन अब किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसका आखिरी स्टॉप सीधा मौत के पार है। गिरधारी भी बदल गया। उसकी खाल गलने लगी और हड्डियां दिखने लगी। वो कोई बेचारा बुढ़ा नहीं, बल्कि उस ट्रेन का रखवाला था। छलावा धीरे धीरे सुनीता और मीना की तरफ बढ़ने लगा। अब हम साथ रहेंगे हमेशा के लिए। नहीं, प्लीज हम दोनों को छोड़ दो। वो सुनीता की आखिरी चीख थी। ट्रेन एक लंबी दर्दनाक सीटी बजाते हुए अंधेरे में गायब हो गई। कई दिन बाद गांव वालों को जंगल में टूटी हुई पटरियों के पास सिर्फ रमेश की लाश मिली, लेकिन सुनीता और मीना का पता कभी नहीं चला। लोग कहते हैं आज भी तूफानी रातों में उस पुराने स्टेशन पर एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और एक बच्ची की आवाज आती है, पापा, ट्रेन आ गई।